Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing about what? Last class में क्या बात कर रहे थे? मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे इम्पैक्ट लोडिंग की. We were talking about impact loading. तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो था डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन में हम अलग अलग केसेस कर रहे थे. लास्ट केस था हमारा इम्पैक्ट लोडिंग का. इम्पैक्ट लोडिंग वाला केस भी हमारा कंप्लीट हो गया था. सो इम्पैक्ट लोडिंग केस वाज आल्सो बीइंग कंप्लीटेड. चलो उसी में आगे बढ़ेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Offline center for GATE and ESE is live in Delhi now. Classes will be starting from 26th of March. For existing plus and iconic learners, 50% off is available. You can scan this code for further information. Then GATE तो हमारा खत्म हो गया. अगले टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज पॉइजन रेशियो. तो हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है पॉइजन रेशियो. क्या है पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो ये बोलता है कि अगर हमारा मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है. अब तो ये बात समझ में आती है कि मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है. तो अगर हमारा मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है और आपने मटेरियल को डिफॉर्म किया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, डिफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, डिफॉर्मेशन इलोंगेशन भी हो सकती है. तो अगर आपने मटेरियल को डिफॉर्म कराया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, इसके साथ साथ वो डिफॉर्म होगा किसमें? ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर. इसके साथ साथ वो डिफॉर्म होगा किसके अंदर? ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर. ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो. अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कितनी ट्रांसवर्स डायरेक्शन आएंगी? 2 ट्रांसवर्स डायरेक्शन आएंगी. और इन दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर आपको जो डिफॉर्मेशन है वो सेम मिलेगी. आपको इन दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो सेम मिलेगी. तो पॉइजन रेशियो क्या करता है? इन दोनों डिफॉर्मेशन को आपस में रिलेट करता है. तो पॉइजन रेशियो वो रेशियो है which relates the deformation in transverse direction and longitudinal direction. तो पहला पॉइंट समझने के लिए हम क्या मेंशन कर सकते हैं? डिफॉर्मेशन बनानी है, डब्बा स्टैंडर्ड यूज करें. ये वाला काम आएगा नहीं, वैसे खुद ही बनाना पड़ेगा. Let us suppose this is the body. क्या हो गया इसको? Let us suppose this is our body. ये हमारी बॉडी है. हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन निकल के आई. डायमेंशंस मार्क करिए इसकी. These are the dimensions. Let us suppose length. ये इसकी विड्थ है, ये इसकी थिकनेस है. लोडिंग इज बीइंग अप्लाइड. नेचर ऑफ लोडिंग टेंसाइल. लेट अस सपोज P. अब इसकी वजह से क्या होगा? डिफॉर्मेशन निकल के आएगी.
तो डिफॉर्मेशन निकल गया। अब डिफॉर्मेशन दिखाओ भैया, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ डिफॉर्मेशन। लेंथ क्या कर जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ी हुई लेंथ दिखानी है, तो भैया बढ़ी हुई लेंथ देखो। तो सारी बातों का ध्यान रखना है, सारी बातों का ध्यान रखते हुए कोशिश करते हैं कि चीजें समझ में आ जाए। चलो बन तो गया है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, उसको इग्नोर करना, इग्नोर इट ऑफ इफ देयर आर स्लाइट वेरिएशंस इन्वॉल्वड। सो लेंथ इंक्रीज हो गई। लेंथ कहां से कहां तक पहुंच गई, लेंथ हो गई हमारी एल से लेके एल डैश। इंटरफेरेंस आ रही है यहाँ पे बीच में, तो नीचे लगाना दो। इसको एल बोल दो, फिर ऊपर वाले को, नीचे वाले को एल डैश बोल दो। जगह की कमी थी तो इस तरीके से लिख दिया। चेक करो विड्थ क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। बी की जगह क्या हो गया, बी डैश। थिकनेस भी दिखाई है मैंने, रिड्यूस हो गई है। टी की जगह क्या हो गई है, टी डैश। टी की जगह हो गई है टी डैश। तो ये चीज तो हमें दिख ही रही है कि भैया एल डैश एल से बड़ी है, बी डैश बी से छोटा है, और टी डैश टी से छोटा है। इट इज लेस देन दिस। तो पॉइजन रेशियो क्या करता है, पॉइजन रेशियो ट्रांसवर्स डायरेक्शन की डिफॉर्मेशन को रिलेट करता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की डिफॉर्मेशन के साथ। ये तो बेसिक फंडा है हमारे पॉइजन रेशियो का। तो हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, for homogeneous and isotropic material, for homogeneous and isotropic material, elongation और contraction दोनों को जोड़ के क्या बोल सकते हैं, deformation, produced by any axial force। हमारे केस में क्या है, P in the direction of in the direction of in the direction of force। So for homogeneous and isotropic material, deformation produced by any axial force in the direction of force is accompanied by, इस डिफॉर्मेशन के साथ और क्या मिलता है, is accompanied by is accompanied by elongation है तो पहले क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन है तो पहले क्या लिखा, अब elongation। दोनों को जोड़ के क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन। is accompanied by contraction और elongation, contraction और elongation in all the transverse direction, in all the transverse direction। पीछे ट्रांसवर्स डायरेक्शन को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रखा होगा मैंने, in all the transverse direction, in all the transverse direction, and all such deformations are same। ये डिफॉर्मेशंस क्या होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं। तो कहने का मतलब है ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर जो आपको डिफॉर्मेशन मिलेगी वो सेम मिलेगी।
इस बात को समझने के लिए ऊपर हमारे पास पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स है हमारे पास, तो लिख सकते हो सिग्मा एक्स कितनी होगी। तो सिग्मा एक्स के लिए मुझे एक्सेस मार्क करनी पड़ेगी, तो ये लो भैया एक्सेस मार्क कर लो यहाँ पे। ये हमारी एक्स है, दिस इज वाई और जेड एक्सेस, पहले ही मार्क कर दी यहाँ पे। एक्स एक्सेस वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो, वाई और जेड चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कोई बड़ी इशू नहीं है। जरा बताना स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू पी बाई, ये हमारा स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, ये हमारी स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितनी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितनी होगी, करस्पॉन्डिंग टू दिस वी कैन एनालाइज द स्ट्रेन आल्सो। कितना स्ट्रेन होगा, ई एक्स होगा। ई एक्स को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर ही लग रहा है, या नॉर्मल स्ट्रेन। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा एक्स बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मेन चीज ये नहीं बताना, मेन चीज है भैया इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेन। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर जो डिफॉर्मेशन आई है, ये होगा ई वाई, और अभी पीछे डिस्कस किया ई वाई और ई जेड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आएगी या जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या बोला जाएगा इसे, इसे बोला जाएगा लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। सो लेटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ये भी कैसा है, नॉर्मली है। कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं हमारे पास, एक नॉर्मल स्ट्रेन है और दूसरा शेयर स्ट्रेन है। तो एक होगी हमारी नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरी होगी हमारी शेयर स्ट्रेन। तो इन दोनों डिफॉर्मेशन को जो रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो की बात कर लेते हैं। पहला केस उठाया, पहला केस उठाया यूनिएक्सियल लोडिंग, जो पीछे दिखा रखी थी। सो यूनिएक्सियल लोडिंग, सो यूनिएक्सियल लोडिंग, अब यूनिएक्सियल लोडिंग, सो यूनिएक्सियल लोडिंग, तो हम बोल सकते हैं जो लेटरल स्ट्रेन है, so we'll say here lateral strain, here lateral strain is expressed, here lateral strain is expressed in terms of what, expressed in terms of parameter, expressed in terms of parameter, in terms of parameter termed as Poisson's ratio. So lateral strain is expressed in terms of the parameter which is termed as Poisson's ratio. कैसे डिफाइन करते हैं, which is defined as the ratio of, ये तो ऑलरेडी नोन है आपको, which is defined as the ratio of, defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, lateral strain to the longitudinal strain। अच्छा, पीछे वाले एनालिसिस से एक बात तो समझ में आई। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर पॉजिटिव है, यानी एक्सटेंशन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो लेटरल क्या है, लेटरल क्या निकल गया है, कॉन्ट्रैक्शन निकल गया है। लिखा हो देखो, इलोंगेशन है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन लिखा है तो यहाँ इलोंगेशन लिखा हुआ है। तो अगर एक को पॉजिटिव बोलोगे दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो पॉइजन्स रेशियो कैसे डिफाइंड है, पॉइजन्स रेशियो डिफाइंड है, ये रेशियो है हमारे लेटरल स्ट्रेन की टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दोनों का नेचर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट है तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी नेगेटिव निकल के आएगी। मेरे को बतानी पॉजिटिव वैल्यू, मैंने साथ में क्या लगाया, माइनस साइन लगाया। तो क्योंकि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों का नेचर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है, तो वैल्यू नेगेटिव निकल के आती, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नेगेटिव साइन खुद लगा रखा है यहाँ पे। तो ये हमारी पॉइजन्स रेशियो है।
दिस इज द पॉइजन रेशियो। तो हम बोल सकते हैं पॉइजन रेशियो कितनी हुई, माइनस लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारा पॉइजन रेशियो है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन ई जेड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई एक्स। ई एक्स की वैल्यू निकाली हुई है आपने, कहाँ गया ई एक्स, ये निकाल रखा है ई एक्स आपने। तो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, ई एक्स। ई एक्स कितना है हमारा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ये क्या बता रहा है आपको, कि जो लेटरल स्ट्रेन है इसका जो नेचर है जस्ट ऑपोजिट है किसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा कैसा था, एक्सटेंशन था, लेटरल स्ट्रेन क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, विल कम आउट टू बी कॉन्ट्रैक्शन। नोट करो फटाफट। डन, 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 डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब देखो डिफॉर्मेशन आ रही है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और लेटरल डायरेक्शन में, क्या इससे इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, विल देयर बी वॉल्यूम चेंज, नो, वॉल्यूम तो बदलेगा बदलेगा, सेम थोड़ी ना है। दिखी गई वैल्यू यहाँ पे, जो स्ट्रेन हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उतनी थोड़ी ना आ रही है ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर। मास कंजर्व होता है, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता, वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं है कहीं पे भी। तो कहने का मतलब है जो आपका जो मटेरियल है, जो बार है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, यानी चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप उसके ऊपर स्ट्रेन लगाते जाओगे। तो उसको मेंशन कर सकते हैं हम। तो पहला पॉइंट, मास उतना का उतना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन मास, बट द वॉल्यूम ऑफ द बार does not remain unchanged. So does not remain unchanged. किसकी वजह से, ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ, ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ elongation and contraction. तो पहला पॉइंट तो ये। नेक्स्ट अब पॉइजन रेशियो की वैल्यू, पॉइजन रेशियो की वैल्यू ध्यान रखना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए बता रहा हूं आपको मैं। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स पॉइजन रेशियो, इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइजन रेशियो म्यू वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 0.5। इस तरीके से नहीं लिखते, ये तो एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है। 0 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करता है जनरली। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इट मे बी मोर देन दिस आल्सो, इट मे बी लेस देन दिस आल्सो, पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए एग्जांपल ले लो, मटेरियल्स along with their Poisson's ratio, कॉर्क हो गया या ग्लास हो गया, Poisson's ratio is 0। देन परफेक्टली इलास्टिक रबर,
Poisson ratio is 0.5. Concrete Poisson ratio is 0.1 to 0.2. Then if you talk about metals in general, 0.25 to 0.4. अगले पेज पे लिखें, जैसे एल्यूमिनियम, then cast iron, then steel, gold, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ये अलॉय है स्टील का। अलॉय मतलब इसमें आपने और भी मटेरियल मिला रखे हैं। देन कॉपर एंड रबर। मेटल की रेंज आ गई हमारे पास 0.25 से 0.4। एल्यूमिनियम का होगा अप्रोक्सीमेटली 0.33। कास्ट आयरन का होता है 0.2 से लेके 0.3। स्टील का है 0.27 टू 0.3। गोल्ड का अप्रोक्सीमेटली 0.45। ब्रॉन्ज का अप्रोक्सीमेटली 0.35। स्टेनलेस स्टील का अप्रोक्सीमेटली 0.35। कॉपर 0.355। रबर 0.45 से लेके 0.5 के बीच में। परफेक्टली इलास्टिक रबर होगा तो आपको 0.5 मिल जाएगा। तो कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की पॉइजन रेशियो बना के दे दिया आपको। अब अगर इंजीनियरिंग मटेरियल की बात नहीं करोगे, जनरल बात करोगे, इफ यू टॉक इन जनरल, तो थर्ड पॉइंट इसी में डाल दिया, थर्ड पॉइंट। सो वी कैन से इन जनरल जो हमारी पॉइजन रेशियो है ये वेरी करती है 0.5 से लेके -1.5। अब इसमें सब कुछ कवर हो गया है। इंजीनियरिंग मटेरियल 0 से लेके 0.5 के बीच में। जनरल बात करोगे नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाएगी। अच्छा, पॉइजन रेशियो नेगेटिव निकल के आ रहा है, क्या मतलब है इस बात का? पॉइजन रेशियो खुद नेगेटिव निकल के आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सटेंशन है तो लेटरल डायरेक्शन में भी क्या होगी? लेटरल डायरेक्शन में भी एक्सटेंशन निकल के आ जाएगी। जनरली जो हमारे ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सो लाइक इन द केस ऑफ द ह्यूमन टिश्यूज, नोट कर लिया वाला। सो जनरल एग्जांपल लिख दो, नेगेटिव वैल्यू डालिए यहाँ पे, इसे भी मेंशन कर देते हैं नीचे। हेयर नेगेटिव, हेयर नेगेटिव वैल्यू of Poisson's ratio, negative value of Poisson's ratio signifies what? Signifies बोल सकते हैं, signifies that these material expands, laterally when stretched, when stretched, when stretched. For example, जैसे हमारे पॉलीमर फोम्स, जैसे ह्यूमन टिश्यूज, तो इनके लिए पॉइजन रेशियो नेगेटिव निकल के आ जाती है। फॉर देम इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अच्छा, एक जानकारी और मेंशन कर देते हैं डैश ला के। These type of materials, these type of materials, these type of
materials are termed as these type of materials are termed as rheotropic material. So these type of materials are termed as rheotropic material. इन मटेरियल्स को रियोट्रॉपिक मटेरियल्स बोला जाता है. तो ये पूरी कहानी खत्म हुई हमारे पॉइजन रेशियो की. पहला केस ही गया हमने यूनिएक्सियल लोडिंग का. द फर्स्ट ऑफ द केस ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग. टेबल बना लेना आप वहां पे. अच्छा, किसी मटेरियल की पॉइजन रेशियो ज्यादा है तो उसका मतलब लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं. लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ज्यादा निकल के आ रही है. अगर स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है मतलब ज्यादा डिफॉर्मेशन पॉसिबल है. ज्यादा डिफॉर्मेशन पॉसिबल है उस मटेरियल के अंदर. कमेंट अपॉन डक्टिलिटी. कमेंट अपॉन डक्टिलिटी ज्यादा होगी. यानी पॉइजन रेशियो को हम एक रफ इंडिकेटर बना सकते हैं किसका, डक्टिलिटी का. तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कमेंट अपॉन द डक्टिलिटी आल्सो. प्रीवियस. नोटेड. नोटेड. चलो, तो इन जनरल हो गया ये थर्ड पॉइंट खत्म. फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट सेज it can also be it can also be used it can also be used to check the ductility. It can also be used to check the ductility of the material roughly. पॉइजन रेशियो को हम यूज कर सकते हैं डक्टिलिटी चेक करने के लिए भी. अब कैसे, लो एक रेंज दे दिया आपको. अब एग्जैक्ट नहीं है ये, इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. सो 0.25 0.5. तो अगर पॉइजन रेशियो है हमारा 0 से लेके 0.25 के बीच में, मटेरियल इज जनरली ब्रिटल. 0.25 से 0.5 के बीच में इट इज जनरली डक्टाइल. तो ये भी एक इंडिकेटर हो गया. तो जरूरी नहीं है रेंज हमेशा वैलिड हो. जैसे एग्जांपल अभी पीछे लिखा भी था हमने, परफेक्टली इलास्टिक रबर पॉइजन रेशियो कितना है, 0.5. 0.5 रबर ब्रिटल है डक्टाइल है, रबर ब्रिटल है डक्टाइल है. ये एक ब्रिटल मटेरियल है. ये मत बोलो सर इस रेंज में तो आ ही नहीं रहा, इसलिए शुरू में मेंशन किया है. ये इसको रफली को लिख दो बड़ा बड़ा करके, पता बाद में जानेंगे अभी कोई ना कोई तो आएगा, फिर उस समय बोलने के लिए तो होगा. So we can mention that however for perfectly elastic for perfectly elastic rubber Poisson ratio is 0.5. पीछे मेंशन क्या हुआ है, but it is brittle material.
but brittle material. ये हमारा ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल, पॉइजन रेशियो सबसे ज्यादा कम होने पर वो रिजिड मटेरियल होगा। पॉइजन रेशियो क्यों भैया, रिजिड मटेरियल में तो डिफॉर्मेशन ही नहीं होती। पॉइजन रेशियो तो आपको बस क्या बता रहा है, लेटरल डायरेक्शन में कितनी डिफॉर्मेशन है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो है ही। पॉइजन रेशियो ने बस यही तो बताया कि लेटरल डायरेक्शन की जो रिफॉर्मेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल के कंपैरिजन में कम है, पर लॉन्गिट्यूडनल में है तो सही। रिजिड मटेरियल कहां से आ गया? तो ये हमारी बेसिक जानकारी हो गई पॉइजन रेशियो की। ठीक है, चलो वापस आते हैं पॉइजन रेशियो पे। पॉइजन रेशियो को हमने डिफाइन किया एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन कहां तक की ले रहे हो? ये स्ट्रेन ले रहे हो आप अप टू व्हाट? द स्ट्रेन इज कंसीडर्ड ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी पॉइंट बी तक की बात हो रही है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो इट इज ओनली वैलिड अप टिल पॉइंट बी। तो इस पॉइंट को ही मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। तो अगला नोट, चौथा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट ये बोल रहा है दिस रेशियो ऑफ this ratio of lateral strain this ratio of lateral strain to longitudinal strain this ratio of lateral strain to the longitudinal strain is up to elastic limit. Lateral strain to longitudinal strain is up to elastic limit. Longitudinal strain is up to elastic limit. ये elastic limit तक की कहानी है, is up to elastic limit, is up to elastic limit. However, अगर आप elastic limit से ऊपर जाके consider करते हो, however if it is considered, however if it is considered beyond elastic limit, if it is considered beyond elastic limit, beyond elastic limit, it is termed as contraction ratio. नाम बदल जाएगा, सिग्निफिकेंस वही की वही रहेगी। अगर इलास्टिक लिमिट के बाद आप लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो कंसीडर करते हो, इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्शन रेशियो।
नोटेड। तो ये हो गया हमारा यूनिएक्सियल लोडिंग का। लो दूसरा केस उठाते हैं। सो केस 2, ए, सो केस 2 बाइएक्सियल लोडिंग। So next of the case is biaxial loading. दोनों एक्सिस के लॉन्ग लोडिंग है। चलो, सो बाइएक्सियल लोडिंग। सो दिस इज द केस ऑफ बाइएक्सियल लोडिंग। ये उठा लो हमारा केस बाइएक्सियल लोडिंग का। लोडिंग इज डन अलोंग बोथ द एक्सिस। एक्स और वाई मान सकते हो, पीछे एक्सिस बना के दिखा रखी थी। तो स्ट्रेस इज देयर इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो, स्ट्रेस इज देयर इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो। तो सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है। तो दोनों डायरेक्शन में लोडिंग है। सो लोडिंग इज इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में लोडिंग है। अब दोनों डायरेक्शन में लोडिंग है, इसकी एनालिसिस कैसे करोगे? या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो। एप्लीकेबल है तो सही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मैं इसको कैसे कंसिडर कर सकता हूँ? इट कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इट कैन बी कंसिडर्ड एज दिस। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे ले सकते हो। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो। पहला, लोडिंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो लोडिंग अलोंग एक्स एक्सिस, लोडिंग अलोंग वाई एक्सिस, दोनों को जोड़ दिया। ये आपको समझाने के लिए ब्रेक करके दिया है मैंने। डायरेक्टली मेंशन करेंगे हम तो एक दो बार खुद एनालाइज करोगे, डायरेक्टली एनालिसिस हो जाएगी। तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालनी है वैल्यू स्ट्रेन। निकालो स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस। अब स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पहले वाले फिगर की क्या बन गई? पहले वाले फिगर की बन गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एक्स बाई ई। क्लियर है? पर दूसरे वाले केस के लिए हमारी एक्स एक्सिस क्या बन गई है? लेटरल। तो लेटरल एक्सिस बन गई। तो लेटरल एक्सिस बन गई है, ये है हमारा टेंसाइल लोडिंग, यानी इलोंगेशन है वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट? सिग्मा वाई बाई। ये मेरी स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन के अंदर। अब अगर मुझे स्ट्रेन निकालनी है वाई डायरेक्शन में, तो अगर पहला वाला केस उठाऊं, वाई डायरेक्शन पहले वाले केस के लिए क्या? लेटरल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। सो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाय ई। और वाई एक्सिस दूसरे वाले केस के लिए क्या बनी? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो प्लस सिग्मा वाई बाई, ये स्ट्रेन है मेरी वाई डायरेक्शन के अंदर। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन पहले और दूसरे दोनों के लिए क्या है? लेटरल डायरेक्शन है। दोनों के लिए लेटरल डायरेक्शन है। तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई। ये स्ट्रेन आ गया आपके तीनों डायरेक्शन के अंदर। सो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन इन जेड डायरेक्शन। नोटेड। नोटेड।
थर्ड केस में सिग्मा जेड बाय ई नहीं होगा। अरे भैया बाय एक्सियल लोडिंग है, दो ही एक्सिस के लॉन्ग लोडिंग कर रखी है, सिग्मा जेड कहाँ से आ गया? बाय का मतलब है दो एक्सिस के लॉन्ग ही लगाया है। ट्राई है तो फिर तो वो आगे आएगा ना, फिर तो यही बोल देते बाय है तो। जब यूनी एक्सियल लिख रहा था फिर यहाँ बोल देते सर बाय एक्सियल हुआ तो। So next of the case, next of the case is of multi-axial loading. मल्टी-एक्सियल लोडिंग इसका मतलब एक से ज्यादा एक्सिस पे लोडिंग लगा रखी है। सो मल्टी-एक्सियल लोडिंग, अब इसके लिए तो हमारे पास स्टैंडर्ड टूल है, उसी से बना रहा हूँ मैं। कहाँ गया टूल हमारा? दिस इज द स्टैंडर्ड टूल विच इज अवेलेबल। लो 3D के अंदर बन गया सीधा। सो रेड कलर से दिखाई थी तीनों एक्सिस के लॉन्ग लोडिंग। पहली एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज जेड एक्सिस। ये हमारी जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। ये बोर्ड के बाहर आ रही है और ये बोर्ड के अंदर जा रही है। डायग्राम 3D के अंदर है, डायग्राम इज इन 3 डायमेंशन। सो नाउ यू कैन मेंशन द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। तो इसी को उठा रहा हूं मैं क्योंकि ये तो कॉमन ही है। कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखा कंट्रोल बी, बस एक एक डिफॉर्मेशन और इंक्लूड हो जाएगी। तो जो एक्स डायरेक्शन है वो जेड की भी क्या है, लेटरल है। तो विल से माइनस म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, सिग्मा जेड बाई। वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन हमारे एक्स और जेड की लेटरल है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। जेड डायरेक्शन एक्स और वाई के लिए लेटरल है, तो ये तो प्लस सिग्मा जेड बाई, तो प्लस सिग्मा जेड बाई। ये हमारा स्ट्रेन आ गया जेड डायरेक्शन के अंदर। दिस इज द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। नोट कर लो उसे। नोटेड, नोटेड। अब इसमें पहला नोट, ये जो ऊपर वाली जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है हमारा। सो वी कैन से द अबव रिलेशनशिप, the above relationship is termed as, the above relationship is termed as generalized Hooke's law, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। नेक्स्ट 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 हम बोल सकते हैं ये रिलेशनशिप को हमने कैसे निकाला है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के। या बताई थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये रही बाय एक्सियल लोडिंग के अंदर, तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं। सो वी कैन से द अबव रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, तो अगला पॉइंट, द अबव रिजल्ट, the above result has been obtained, the above result has been obtained by considering the
has been obtained by considering the effect of each stress by considering the effect of each stress and and combining it and combining it technically termed as what? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिख सकते हो ब्रैकेट में आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नोटेड। नोटेड। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? नॉर्मल स्ट्रेन की। ऑल दीज आर नॉर्मल स्ट्रेन कंपोनेंट। अब अगर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, सो नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या था? लीनियर स्ट्रेन क्या बता रहा था आपको? लीनियर स्ट्रेन आपको ये बता रहा था कि लीनियर डायमेंशन में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डायलेशन भी बोलते हैं। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज डायलेशन। So I have to calculate the volumetric strain. So volumetric strain. So now volumetric strain is given by, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है यानी डायलेशन निकालनी है। सेम इसी को कंसीडर करते हैं। अगर इसी को कंसीडर करूं, लेट सपोज डायमेंशन है इसकी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये इसको डेप्थ बोल दो। सो व्हाट द वॉल्यूम ऑफ दिस मेंबर? तो वॉल्यूम ऑफ दिस मेंबर इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। ये वॉल्यूम निकल के आ गया। जब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया उसके बाद वॉल्यूम कितना हुआ? लेंथ चेंज हो जाएगी, एल डैश हो जाएगी, विड्थ चेंज हो जाएगी, वी डैश हो जाएगी, डेप्थ चेंज हो जाएगी, डी डैश। अब ये पता ही नहीं चलेगा आपको एल डैश एल से बड़ी है या छोटी है, बी डैश बी से बड़ा है या छोटा है, डी डैश डी से बड़ा है या छोटा है। ये डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाओगे। ये किन के ऊपर डिपेंडेंट है? अब इन तीनों के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के मैग्नीट्यूड के ऊपर। वो पहला वाला केस था, डायरेक्टली देख के बता दिया हमने। ये रहा पहला वाला केस, कहाँ गया? एक ही डायरेक्शन में आपने लोडिंग अप्लाई करी थी, यूनिएक्सियल लोड था, तो डायरेक्टली देख के पता चल रहा था। पर इस बार पता ही नहीं चलेगा आपको, तो मैं उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर रहा। बस ये जरूर है कि फाइनल लेंथ ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या होगी? डिफरेंट होगी। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उन तीनों के स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल, बी प्लस डेल्टा बी और डी प्लस डेल्टा डी। अब ये डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा डी क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज है। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया, पहले वाले से लेंथ बाहर निकाली, दूसरे वाले से विड्थ बाहर निकाली, तीसरे वाले से डेप्थ बाहर निकाली। सो 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल, 1 प्लस डेल्टा बी बाय बी, 1 प्लस डेल्टा डी बाय डी। क्या बन गया ये? डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा डी बाय डी, स्ट्रेन। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन। तो लेंथ विड्थ डेप्थ, सो लेंथ विड्थ डेप्थ, तो वी डैश, इसको तो मैं वॉल्यूम ही बोल दूं। सो वी डैश इज इक्वल टू वी, दिस इज 1 प्लस स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो ये हमारा स्ट्रेन निकल के आ गया एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। अब अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल टू द इनिशियल। ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन गई। इसको और कैसे लिख सकते हैं? वी डैश बाय वी माइनस 1। तो वी डैश बाय वी ऊपर से उठा सकता हूँ। तो अगर वी डैश बाय वी ऊपर से उठाया, क्या निकल के आ रहा है? इसको अगर लिखा तो ये आ रहा है, रुको ऊपर से कॉपी पेस्ट करने दो, काहे इतना बड़ा लिखे, डुप्लीकेट। ये लो हमारे पास ऑप्शन है ना, वी डैश बाय वी की वैल्यू डाली, साथ में क्या आ गया? -1 आ गया।
और सिंप्लीफाई करो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करें, यार मल्टीप्लिकेशन आ गई बड़ी सी, डायरेक्टली नहीं कर सकते, तोड़ना ही पड़ेगा, 2 बार करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 + EY + EX + EX EY 1 + EZ। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैंने एक बीच में स्टेप बना दिया, डायरेक्टली नहीं लिखा इसे। अब अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ रहा है, 1 + EZ प्लस, so 1 + EZ + EY + EY EZ + EX + EX EZ + EX EY + EX EY EZ। देखना कोई टर्म छूट नहीं गई हो बस। चेक नन ऑफ द टर्म शुड बी लेफ्ट आउट। आगे सारे टर्म्स, ये कैंसल आउट हुआ, 1 1, क्या बचा भाई। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारी आ रही है EX EY EZ प्लस प्लस सिमेट्री में लिखते हैं ना, EX EY प्लस EY EZ प्लस EZ EX प्लस EX EY EZ। जरा चेक कर लो भैया, यही आ रही है, दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। ये वैल्यू बहुत छोटी निकल के आ रही है। चलो, सो वी कैन से since EX EY EZ आर वेरी स्मॉल, इनका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, आप बोल सकते हो EX EY EY EZ EZ EX EY EZ are all approximately what, 0। जब प्रोडक्ट करोगे वैल्यू और छोटी निकल के आ जाएगी, वैल्यू और छोटी निकल के आ जाएगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हुआ, EX + EY + EZ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, तो ये मेरे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन आ गया, ये मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। दिस इज माय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बेसिक रिलेशनशिप। अब आपने तीनों स्ट्रेन की वैल्यू निकाल रखी है, यू फाउंड द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 स्ट्रेन्स, वैल्यू पुट करो। सो विल से नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये ऐसे ही को उठा के डाल रहा हूं मैं पीछे, Ctrl+C Ctrl+V, पहला टर्म आया, Ctrl+C आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, Ctrl+V ये दूसरी टर्म आई, Ctrl+C Ctrl+V ये तीसरी टर्म आई, दिस इज अवर थर्ड टर्म। तो ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, प्लस अगेन प्लस, सो दिस इज अवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्रॉस चेक कर लेना, नन ऑफ द कंपोनेंट इज बीइंग लेफ्ट आउट, कोई सा भी कंपोनेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। So if you further simplify volumetric strain, so volumetric strain means change in volume to the original volume is equal to what? Is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z by E। ये तो कॉमन आ जाएगा आपका, दिस बिकम्स कॉमन, ब्रैकेट में है 1 - 2 म्यू। सो दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो इन डिटेल इसको डिराइव करके दे दिया है। सो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1 - 2 म्यू। तो ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, डब्बा बनाओ उसके ऊपर। सो दिस इज अवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, अभी पीछे म्यू की रेंज निकाली थी आपने इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, कहां से कहां तक वेरी करती है,
इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए 0 से लेके 0.5। तो अगर म्यू 0 से लेके 0.5 है तो 1 - 2 म्यू किस रेंज में है? अगर म्यू की वैल्यू 0 से लेके 0.5 के बीच में है तो 1 - 2 म्यू की रेंज क्या हो गई? 0 से लेके 1, यही है। सॉर्ट द रेंज ऑफ दिस, इट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 1। अगर ये 0 to 1 है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकल के आ रही है? पॉजिटिव निकल के आ रही है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ेगा। इट मीन्स द वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो ये इक्वेशन सिग्निफाई कर रही है कि अगर इंजीनियरिंग मटेरियल को आप क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे। ध्यान रखना ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी कमेंट किया मैंने ये। एक भी बात जो बोली वो वैलिड नहीं हुई तो स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं होगी। तो अगर आपने इंजीनियरिंग मटेरियल को पकड़ के खींचा, यानी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों टेंसाइल होने चाहिए, तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पर एक भी अगर आपने कंप्रेशन डाल दिया, कमेंट नहीं कर पाओगे उसके ऊपर, देन यू विल नॉट बी एबल टू कमेंट। सो विल से द अबव इक्वेशन, the above equation signifies that if engineering material that if engineering material is stretched, engineering material is stretched, its volume increases, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। डन। रेंज एक बार रिपीट कर दो। म्यू की वैल्यू डाल दो 0, 0 डाल दोगे 1 - 2 × 0, 2 × 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, तो यस की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर म्यू की वैल्यू डाल दी 0.5, 2 × 0.5 इज 1, 1 - 1 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब 1 - 2 म्यू की रेंज कितनी आ गई? 0 से लेके 1 आ गई। नोटेड? चलो नोटेड। और क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं यहाँ से? देखो, नेक्स्ट कंक्लूजन, वी कैन से ऑल्सो इफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 0, अगर आपके मटेरियल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई इज इक्वल टू 0। इन तीनों का समेशन 0 के बराबर निकल के आ जाए। दूसरी कंडीशन है हमारी 1 - 2 म्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। 1 - 2 म्यू 0 हो जाए, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ जाए? 0.5 आ जाए। म्यू इज इक्वल टू 0.5। म्यू इक्वल टू 0.5 किसके लिए पीछे?
बताया था भाई लीनियर इलास्टिक रबर के लिए। तो लीनियर इलास्टिक रबर के लिए पॉइजन रेशियो 0.5 है। इसका मतलब उसमें क्या नहीं मिलता, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं मिलता ऑन बीइंग स्ट्रेस्ड। तो लिख दो, तो ये कंक्लूजन आ गया निकल के। सो विल से हेंस फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, सो लीनियर इलास्टिक रबर, सो हेंस फॉर लीनियर इलास्टिक रबर, ब्रैकेट में डाला जिसका म्यू कितना है, जिसका म्यू है 0.5। So hence for linear elastic metal rubber mu is equal to 0.5. There is no volume change on being stressed. So there is no volume change on being stressed. कोई volume change नहीं है अगर आपने उसको stress किया तो। क्लियर है? So no volume change is being observed. Next, ठीक है, ये तो कंक्लूजन आ गया हमारा। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, स्पेशल केस लेते हैं इसके अंदर एक। सो स्पेशल केस, केस चल रहा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ही, स्पेशल केस लिया। क्या है ये स्पेशल केस, कैपिटल में डाल दो। सो स्पेशल केस हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन। तो स्पेशल केस लिया हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का। अब तीनों स्ट्रेस का नेचर क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है तो तीनों स्ट्रेस का नेचर क्या है, कंप्रेसिव है। तो तीनों स्ट्रेस का नेचर कंप्रेसिव है। जैसे एग्जांपल, आपने कोई बॉडी उठाई पानी के अंदर डाल दी, तो ये हमारा केस बन गया हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन का। तो सिग्मा एक्स, ये है हमारा सिग्मा वाई, ये हमारी सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, ठीक है। और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। सो विल से हियर sigma x is equal to sigma y is equal to sigma z is equal to what, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू भी आपको पता है, किसी भी गिवन डेप्थ पे कितनी हो जाएगी, गामा डब्ल्यू इंटू, पानी लिया हुआ है ना तो गामा डब्ल्यू लिख सकते हो, तो इसको लिख दो गामा डब्ल्यू इंटू एच। लो, तो हर जगह आपको ये सेम मिलेगी वैल्यू, so its value will come out to be same। तो अब अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना चाहूँ, इफ आई एम फाइंडिंग द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सेम यही कहानी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाले, इस एक्सप्रेशन को उठाया, कंट्रोल सी, पुट किया यहाँ पे, कंट्रोल वी, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। अब ये एक्सप्रेशन में ध्यान रखना, पहली चीज, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों क्या ले रखे थे, टेंसाइल ले रखे थे। अभी मेरे क्या है, कंप्रेसिव है, तो साइन के साथ जाएगी वैल्यू। तो ये भी माइनस पी प्लस अगेन माइनस पी प्लस अगेन माइनस पी, तीनों माइनस पी है, डिवाइड बाय व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू व्हाट, 1 माइनस 2 म्यू। सो इनटू 1 माइनस 2 म्यू, सिंप्लीफाई किया, क्या आया, माइनस 3p बाय ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू।
सो इनटू 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई है. दिस इज अवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो था, इसे हमने क्या बोला था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो को हमने क्या बोला था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला था. अब ध्यान रखना क्या, तो विल से ऑल्सो स्ट्रेस, इसकी जगह आ गया प्रेशर, बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज टर्म्ड एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसको क्या बोला जाता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है. तो ब्रैकेट में डाला बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो एक डेरिवेशन करके दे दी आपको बीच में ही, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किसके बराबर आ रही है? ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इधर आएगी, ई ऊपर चला जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये माइनस साइन भी होगा, तो ई ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस 2 म्यू नीचे आ जाएगा. सो 1 माइनस 2 म्यू विल कम इन डिनोमिनेटर, ऐसा ही है. सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दिस इज इक्वल टू ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू. तो रिलेशनशिप आ गई इसके बीच में. So relationship between bulk modulus of elasticity and modulus of elasticity. तो ये रिलेशनशिप आ गई, पीछे लिख दो जनरली. सो K इज इक्वल टू E अपॉन, तो एक चीज डिराइव करके दे दी, अभी मेरे को इस रिलेशनशिप को आगे यूज करना ही है वैसे भी. और यू कैन से व्हाट, E is equal to 3K 1 minus 2 mu. So how it comes into the picture, that can be derived. कुछ भी बोल दो, एक ही बात है. It is one the same thing. क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, अगर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन है, मुझे ये चेक करना है कि वॉल्यूम चेंज क्या निकल के आ रहा है, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है. वैसे ही पता चल रहा है कि भैया वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग. वॉल्यूम विल बी डिक्रीजिंग, देखो कैसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ रही है मेरी? नेगेटिव आ रही है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव आ रही है, पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट वाली टर्म क्या होनी चाहिए? 1 माइनस 2 म्यू क्या होना चाहिए? 1 माइनस 2 म्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. और 1 माइनस 2 म्यू पॉजिटिव है तो म्यू की रेंज क्या होनी चाहिए? अगर 1 माइनस 2 म्यू पॉजिटिव है तो म्यू की रेंज क्या होनी चाहिए? 0.5 से लेके, इट शुड वेरी इन द रेंज ऑफ व्हाट? 0.5 से लेके 0. इसका मतलब क्या हुआ? इंजीनियरिंग मटेरियल जो है हमारा, इसका मतलब अगर इंजीनियरिंग मटेरियल के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन लग रहा है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? हमेशा डिक्रीज होगा. तो इसको ही मेंशन कर सकते हैं. सो वी कैन से ऑल्सो इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, सो हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन वॉल्यूम विल डिक्रीज, if वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नेगेटिव. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव है, ये मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, कितनी निकाली आपने? -3p अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये नेगेटिव है. अब अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब होगी? वाई इट विल बी नेगेटिव? ये नेगेटिव तब होगी जब हम, सो दिस इज लेस देन 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 1 माइनस 2 म्यू क्या हुआ? 1 माइनस 2 म्यू हो गया ग्रेटर देन 0. 1 माइनस 2 म्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी म्यू की वैल्यू क्या हो गई? म्यू इधर गया, 1/2 से कम. So mu is less than 0.5. So we can say that is for engineering material. Volume decreases in case of what? Volume decreases in case of hydrostatic condition.
in case of hydrostatic condition. Bulk modulus bulk modulus stress may be tensile or compressive. Bulk modulus of elasticity, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हाँ कुछ भी हो सकता है. नोटेड. नेचर ऑफ स्ट्रेस में भी है नहीं. जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस टेंसाइल हो सकती है, कंप्रेसिव हो सकती है, वैसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है कैसा भी हो सकता है. डन. डन तो अप्लाई करो फिर. इसके ऊपर सवाल है? अच्छा, फाइल ही ओपन नहीं करी. अभी तो पॉइजन रेशियो की बात ही कर रहे थे हम. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. कहाँ तक पहुंच गए थे? काफी सवाल कर लिए इसके तो. खत्म ही होने वाला है पूरा टॉपिक. यही है सबसे बड़ा चैप्टर, बस कुछ भी नहीं है इसके बाद. टेम्परेचर ये भी करा लिया, ये भी करा लिया. इफ यू सी द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कम से कम 5 या 6 गुना ज्यादा सवाल कराए हैं आपको. ये तो अभी तक तो चैप्टर खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ बढ़ चुके होते हैं. लो, रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड. ओके. सिग्मा जेड प्लस माइनस. क्या बोल रहे भाई? सिग्मा जेड प्लस माइनस पहला तो सॉल्व हो जाना चाहिए था अभी तक. द फर्स्ट पार्ट वुड हैव बीन सॉल्व टिल नाउ. चलो, सॉल्यूशन. स्ट्रेन निकालना है आपको. टेंसाइल कंप्रेसिव. क्या सवाल तो बोलो भाई. अब क्या टेंसाइल कंप्रेसिव? तो खुद एक बार सोचो क्या बोल रहे हो और मैं क्या इसका मतलब निकालूं. कार्टून आदमी है भाई.
So strain in x direction, strain in x direction. So strain in x direction is equal to what? Sigma x by E minus mu times sigma y by E minus mu times sigma z by E. वैल्यू तो पुट करनी है इसके अंदर बस. Substitute the value and calculate sigma z by E. This will give you in strain in x direction. सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स की वैल्यू है -400. ई सेम ही है तो लास्ट में मेंशन करेंगे ई को. माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई कितना है? सिग्मा वाई है हमारे पास 600 -0.3 सिग्मा जेड कितना है? 400. डिवाइड करो ई से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. कितना दे रखा है? 2 × 10⁵ कॉमन है सबके लिए. सो 2 × 10⁵. ये आपकी स्ट्रेन आएगा ये एक्स डायरेक्शन के अंदर. तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितनी वैल्यू आ रही है? -1/300. सो -1/300. उसी तरीके से अगर मैं स्ट्रेन निकालूं वाई डायरेक्शन के अंदर, मैंने 400 प्लस माइनस पूछा था, कुछ भी लिख दो. तो अब बोल रहे हो ना मैंने 400 प्लस माइनस पूछा था, या कुछ भी लिख दो. अगर शुरू से लेक्चर लगा रहे होते पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ये वाला लेक्चर भी अगर शुरू से लगा रहे होते पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. ये क्या ले रखा है? इस लेक्चर को वापस रिवाइंड करना, और जब ये रिलेशनशिप लिखी ना उसमें बोला था भैया जब ये रिलेशनशिप लिखी है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों क्या ले रखे हैं? ये लो टेंसाइल ले रखे हैं, तब ये रिलेशनशिप आई है. अब सिग्मा एक्स आपने ले रखा है टेंसाइल, सवाल में आपको दे रखा है कंप्रेसिव, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये सवाल पूछा है आपने. So strain in y direction. Strain in y direction, this will be equal to what? Minus mu sigma x by E plus sigma y by E minus mu sigma z by E. वैल्यू पुट करो, निकाल के बताओ. How much? Substitute the value and calculate. 0.003 यानी 1/350. पॉजिटिव है स्ट्रेन, एक्सटेंशन है, तो एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन, वाई डायरेक्शन में एक्सटेंशन. उसी तरीके से स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई प्लस सिग्मा जेड बाई ई. ये आपका स्ट्रेन है जेड डायरेक्शन के अंदर. कैलकुलेट कितना आ रहा है? तो पहला पार्ट था आपका, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. 1/617 पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सटेंशन है जेड डायरेक्शन में भी. नेक्स्ट बोल रहा है टोटल चेंज इन वॉल्यूम. टोटल चेंज इन वॉल्यूम कौन निकाल के देगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. सो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू कितना? -1/300 प्लस 1/350 प्लस 1/617. 1/617 निकालो कितनी वैल्यू आ रही है. यहां से हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे. वन बाय 837, so 1/873, sorry, 0.7. So v divide by 873.7. ये आ गया सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये दूसरा पार्ट है सवाल का. तो उस तरफ वैल्यू पुट करनी थी. ओनली द वैल्यूज वर टू बी पुट इन द एक्सप्रेशन, बाकी तो कुछ है ही नहीं.
नोटेड, डन, नोटेड। लो नेक्स्ट प्रॉब्लम। खत्म ये फाइल पूरी, 3 सवाल ही बचे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा शेयर स्ट्रेन भी है, चलो अच्छी बात है। बी सी। आया किसी का रिजल्ट? देखो सवाल क्या बोल रहा है। द गिवन फिगर शोज 3 मेटल क्यूब्स। 3 मेटल क्यूब है, ए बी सी ऑफ साइड 100 mm। डायग्राम स्केल पे नहीं है, सबकी साइड सेम है, तीनों क्यूब 100 mm के हैं। इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड रेस्टिंग ऑन द रिजिड बेस एंड कंटिन्यूस इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मार्क करके दे रखी है आपको। बिटवीन द टू रिजिड एंड प्लेट्स, दो रिजिड एंड प्लेट है, ठीक है। If the upper face of the central cube, ये central cube B, is subjected to the uniform compressive stress of 0.5 kilonewton per mm square, या है 0.5 mm square और यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, तो ये mm स्क्वायर ही है, तो mm स्क्वायर। कंप्यूट डायरेक्ट स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, डायरेक्ट स्ट्रेन इन 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है भैया। तो सिग्मा वाई नेचर क्या है? कंप्रेसिव। पहले तो इसकी एनालिसिस करते हैं। देखो सिग्मा वाई क्या है? कंप्रेसिव, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है कंप्रेशन, तो जो लेटरल डायरेक्शन है वहां पर क्या होने की कोशिश करेगा? ये वहां पे क्या होने की कोशिश? इलोंगेट होने की कोशिश करेगा, पर हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है। इसका मतलब इसमें क्या डेवलप होगी लेटरल डायरेक्शन के अंदर? इसका मतलब जो मेरा ब्लॉक भी है इसमें क्या डेवलप होगी? स्ट्रेस, नेचर पूछ रहा हूँ स्ट्रेस का, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। So to lead to the development of compressive stress. Same is the case with ABC, इनमें भी compressive stress डेवलप होगी। इसका मतलब ये है कि अगर अगले पेज पे आए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इनका, तो फ्री बॉडी डायग्राम ये है।
ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई। सो दिस इज अवर ब्लॉक ए, दिस इज अवर ब्लॉक बी, दिस इज अवर ब्लॉक सी। ये सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 0.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारे के सारे क्या है, इंटरनल है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। आप अलग अलग लिख सकते हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे सारे सेम निकल के आ जाएंगे। मैंने डायरेक्टली लगा दिया क्योंकि अब इतना टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं। अच्छा, अब रिजिड लगी हुई है एंड्स दोनों, इसका मतलब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाऊंगा। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलती है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ये बोलती है कि टोटल डिफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए तीनों की मिला के, तीनों की डिफॉर्मेशन मिला के अंडा होना चाहिए 0। सो विल से यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलती है, टोटल डिफॉर्मेशन ए ब्लॉक की और बी ब्लॉक की और सी ब्लॉक की मिला के कितनी होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए, बस खत्म कहानी। यही पूछा था इसने आपसे। डायरेक्ट स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, तो आ जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा एक्स डायरेक्शन के, तो सिग्मा निकल के आएगा। कैसे, लो, डेल्टा ए डिफॉर्मेशन ऑफ ए ब्लॉक, ए ब्लॉक कैसे निकालोगे, डिफॉर्मेशन ए ब्लॉक की, सो डिफॉर्मेशन ए ब्लॉक की वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखनी है भैया, कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, 0 होनी चाहिए। तो लगाओ एक्स डायरेक्शन में कंप्रेसिव है, तो स्ट्रेस ही दे रखा है ना आपको, तो मेरे को चाहिए डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन, तो पी एल बाय ए, तो माइनस सिग्मा एल ए अपॉन ई ड्यू टू रिस्ट्रेंट एक्स इन एक्स रे डायरेक्शन, ड्यू टू रिस्ट्रेंट स्ट्रेस इन एक्स रे डायरेक्शन। सो जो भी बोल रहे हो लिख के बताओ, मैं जो भी बोलता हूँ लिख देता हूँ ना, आप जो भी बोल रहे हो लिख के बताओ क्या बोल रहे हो, जो भी आपको बोलना है लिखो, फोटो शेयर करो, फिर बात करते हैं। सो ये हमारी डिफॉर्मेशन है ए ब्लॉक की एक्स डायरेक्शन के अंदर। बी ब्लॉक की बात करें, बी ब्लॉक की बात करें, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा, एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बनी, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बनी तो सिग्मा कंप्रेशन ही है, तो माइनस साइन आएगा, तो ब्रैकेट में डालो, तो माइनस सिग्मा एल बी अपॉन ई बी, सिग्मा वाई कंप्रेशन है, एक्स डायरेक्शन हो जाएगी लेटरल, एक्सटेंशन होगा, तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा तो क्या बोलेंगे हम, सो विल से एक्सटेंशन है वो कंप्रेशन ही हमारी, दैट इज अवर कंप्रेशन ओनली। साइन कन्वेंशन में क्या लगाना पड़ेगा मुझे, इन साइन कन्वेंशन व्हाट इज टू बी यूज्ड, साइन कन्वेंशन में लगाना है तो माइनस माइनस साइन, तो माइनस म्यू सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई कैसा है मेरा, सिग्मा वाई जब वैल्यू पुट करूंगा कंप्रेसिव है, सो कंप्रेसिव है, सो माइनस म्यू सिग्मा वाई, ये मेरी स्ट्रेन की वैल्यू हुई एल बी अपॉन ई बी। सर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए एबीसी में, यही तो है स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन एबीसी में, सवाल यहीं से स्टार्ट किया था। ये कंप्रेसिव है तो कंप्रेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो पॉइजंस इफेक्ट की वजह से लेटरल डायरेक्शन में क्या करेगा भैया, ये एक्सपैंड करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड कर नहीं सकता क्योंकि रिजिड है दोनों एंड पे। इसका मतलब क्या होगा, इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा इस तरीके से कि एक्सपेंशन को रोके, तो नेचर ऑफ स्ट्रेस डिसाइड कर ली भैया, नेचर ऑफ स्ट्रेस कंप्रेसिव होनी चाहिए। आप लोगों ने पूछा, देखो ऊपर कमेंट पढ़ना, तो आ गया भैया कंप्रेसिव, दिखा दिया था भैया यहाँ पे कंप्रेसिव, ये लोग कंप्रेसिव दिखा दिया डायरेक्टली। म्यू होगा तो ये रहा म्यू, तो म्यू लिखा तो है यहाँ पे,
कहाँ पर बोल रहे हो भाई? पूरी बात बोला करो ना, मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब म्यू होगा, हाँ म्यू है। मुझे कैसे पता चलेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में घुस के डायरेक्टली उस चीज को डायरेक्टली पकड़ लूं मैं कि यही बोलना चाहते थे आप? तो ये हमारा डिफॉर्मेशन निकल के आया ब्लॉक बी के अंदर। डब्बा बंद किया। अब सी ब्लॉक में है, फिर से कंप्रेसिव है, फिर से कंप्रेसिव है, प्लस माइनस सिग्मा एल सी बाई ई सी, टोटल डिफॉर्मेशन जीरो। सो दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन, ये हमारी टोटल डिफॉर्मेशन है। ब्रैकेट में डाल दो माइनस सिग्मा को, यहां पर भी ब्रैकेट में डाल सकते हो माइनस सिग्मा को। सो माइनस सिग्मा, क्योंकि समझाना है इसलिए ब्रैकेट ब्रैकेट बना रहा हूं मैं। पेपर में ये सब नहीं करूंगा, पेपर में डायरेक्टली लिख के आंसर निकाल के आएंगे वहां पे। अभी कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, इसलिए सारी चीजें क्लियरली मेंशन की हुई है। हेंस ऑल द पॉइंट्स आर मेंशन्ड क्लियरली। ये भी डाल दो माइनस सिग्मा। सो माइनस सिग्मा, बस अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, निकाल के दो। तो एल ए एल बी एल सी तीनों वन है, और ई ए ई बी ई सी ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। अच्छा म्यू भी सबका अलग अलग है, बहुत बढ़िया। म्यू भी अलग अलग दे रखा है, इसका है 0.25, इसका है 0.3 और इसका है 0.25। अब उसका भी ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो म्यू की वैल्यू भी डिफरेंट है। वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल के दो कितना आ रहा है। प्लस म्यू आएगा ना, प्लस म्यू आएगा ना। अच्छा, क्यों प्लस म्यू आएगा? उसका काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं एक्सप्रेशन में म्यू आया नहीं है, बट वैल्यू अलग अलग दे रखी है। अच्छा, प्लस म्यू क्यों आएगा? वाई प्लस म्यू विल कम? अभी पीछे थ्योरी बता के आया हूँ भाई, अभी पीछे थ्योरी पूरी करा के आया हूँ। ये लो, यहीं से उठा लो भैया, ये थ्योरी करा के आया हूँ पूरी। ये लिखा हुआ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये लिखी हुई है। अरे भैया सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव जाएगी वहां पे, म्यू थोड़ी पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। अभी ये पीछे करा के आया हूँ और खुद वैल्यू डाली है, देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू -400 डाली है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई। सिग्मा वाई भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा। अब आप ऑल ओवर के लिए बोल रहे हो, उसका सपना मुझे कैसे आएगा? आप ऑल ओवर के लिए बोल रहे हो, इसका सपना मुझे कैसे आएगा? पहले कमेंट करोगे म्यू, फिर दूसरा कमेंट करोगे प्लस म्यू होगा, फिर जब 10 बातें बोलूंगा मैं, फिर बोलोगे सर मैं तो पूरे के लिए बोल रहा था। तो ये सारी कहानी करी क्यों भैया अपनी? खुद भी परेशान होगे, दूसरों को भी परेशान करोगे, तो किया क्यों ये सब? सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा निकाल के दो कितना आ रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग है तीनों का, ये तो कैंसल आउट हो जाता, इट वुड हैव बीन कैंसल्ड आउट। म्यू भी है, म्यू बी है, दिस वाज आल्सो म्यू बी। सिंप्लीफाई करो, सिग्मा निकाल के बताओ कितनी आ रही है वैल्यू। वैल्यू डाल दो, नहीं तो उसमें भी आधे लोग तो गायब हो जाएंगे। ये वैल्यू कैसे डली? तो माइनस सिग्मा इंटू 1, 150 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अपॉन 150 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, प्लस, तो माइनस हो गया। सो माइनस सिग्मा इंटू 1 अपॉन 205 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 205 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। देन माइनस म्यू बी कितना है? 0.3, 0.3 माइनस 0.5,
इंटू 1 अपॉन 205, ये माइनस सिग्मा इंटू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, 0.25 नहीं 130, 130, सो 130 किलो न्यूटन पर mm²। दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारी 0 है। सिग्मा वाई किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, अब क्या कंक्लूजन निकालो इन सवालों का। सवाल पढ़ा, यहाँ पर यही चीज आई, ये चीज पढ़ के इसको सही किया, सही करके लिखा भी, लिख के पूरी रामायण खत्म कर रहे हैं, फिर लास्ट में वही सवाल आ रहा है, ये किलो न्यूटन पर mm² में है या मीटर स्क्वायर में है। कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, 0.038, ऊपर आ रहा है 0.138, दोनों में से कौन सी बात सही है, 0.038, तो सिग्मा की वैल्यू आ रही है 0.038, विथ प्लस साइन माइनस साइन कौन सा साइन है, 0.041, सब अलग अलग आंसर। आंसर भी तीन तीन आंसर है, 0.038 है, और लेंथ 100 mm है ना सर। चलो 100 mm डालो और बताओ क्या चेंज आ रहा है कैलकुलेशन में। ये तो कट जाएगी वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और फोर्स किसने अप्लाई किया, 0.041 है, चेक किया दो बार तो 0.041 है, 0.041 यूनिट्स किलो न्यूटन पर mm²। तो ये हमारे स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आपने मानी वो सही है। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी उसके अपोजिट साइन में आएगा। अब आपने ये बोला है तो मैंने यही चिपका दिया यहाँ पे, दो बार कैलकुलेट किया तो मैंने दो बार आपकी बात मान ली। बाकी ऊपर कुछ लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, 0.038 भी आ रहा है कईयों का, और कईयों का 0.0138 भी आ रहा है, वो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। जब एक्सियल लोड लगाते हैं क्यू पर, तो इसमें क्या लोड लगा के दे रखा है क्या आपको, इसमें क्या लोडिंग दे रखी है क्या आपको, इसमें तो स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली जो मटेरियल में डेवलप हुई है। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, डायरेक्ट स्ट्रेन इन थ्री कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस। सो डायरेक्ट स्ट्रेन इन थ्री कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेन निकालो तीनों कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर, यानी स्ट्रेन निकालना है। ये पहला पार्ट है सवाल का। दूसरा पार्ट सवाल का, सो डायरेक्ट स्ट्रेन, ये यहीं से उठाओ ना यार, कहाँ गए मेरे एक्सप्रेशन लिखे हुए थे ना पीछे,
काय बार बार लिखेंगे उनको, तीनों कहीं ना कहीं एक जगह साथ लिखे थे एक्स वाई जेड के अंदर ये लिखे हुए, ये डायरेक्ट स्ट्रेन है हमारे। तो कंट्रोल सी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे डायरेक्ट स्ट्रेन की, इसको इरेज किया, कंट्रोल वी, ओनली दी वैल्यू आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड। तो सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो डायरेक्ट स्ट्रेन, अब डायरेक्ट स्ट्रेन किसके अंदर बात कर रहा है, ये डायरेक्ट स्ट्रेन बात कर रहा है क्यूब बी के अंदर, सेंट्रल क्यूब की बात चल रही है, इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल क्यूब ओनली। तो सेंट्रल क्यूब के अंदर निकालना है आपको, सेंट्रल क्यूब के अंदर सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये जब एक्सप्रेशन निकाला था, ये सारे ध्यान रखना टेंसाइल लिए हुए हैं। हमारी सिग्मा एक्स कितनी है, कंप्रेसिव है, सिग्मा एक्स कंप्रेसिव है, इसका मतलब माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा बाई ई, सो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई आपकी क्या है, कंप्रेसिव है। तो जब वैल्यू पुट करोगे ध्यान रखना उस चीज का, व्हेन यू विल पुट दी वैल्यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सो ई और सिग्मा जेड तो है ही नहीं, तो जीरो, जीरो कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स खुद क्या है, कंप्रेसिव है, तो माइनस म्यू माइनस सिग्मा बाय ई, सिग्मा वाई की वैल्यू डालोगे, ध्यान रखना कंप्रेसिव है वो माइनस साइन के साथ आएगी, अपॉन ई प्लस जीरो, देन माइनस म्यू सिग्मा एक्स क्या है, कंप्रेसिव है, माइनस सिग्मा बाय ई, देन माइनस म्यू सिग्मा वाई की वैल्यू डाल रखना, कंप्रेसिव है विद साइन जाएगी अंदर, और सिग्मा जेड कितना है हमारा, जीरो। तीनों वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है, तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगा। नहीं इसमें नहीं, जनरली, या फिर से मुझे सपना आएगा कि आप जनरली पूछ रहे हो, सवाल ये चल रहा है, सवाल लोग सवाल पूछ रहे हैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर कि सर स्ट्रेस का डायरेक्शन बता दो, कंप्रेसिव और टेंसाइल है, आप एक जनरल सवाल पूछ रहे हो, तो मुझे ये सपना कैसे आएगा कि आपने एक जनरल सवाल पूछा, फिर 3 कमेंट किए आपने, तीनों कमेंटों का अलग अलग जवाब दिया, लास्ट में आके बोल रहे सर मैं तो जनरल पूछ रहा था, मैं तो इस सवाल के बारे में पूछ नहीं रहा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, शीशा दिखा रहा हूँ कैसे करते हो आप लोग। अब सवाल ये चल रहा है, सब सवाल पूछ रहे हैं, सब डाउट पूछ रहे हैं सवाल के बारे में कि सर ये कंप्रेसिव कैसे है, टेंसाइल कह रहे हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ। ये पहले एक लाइन, एक वर्ड फेंकेगा बस, पूरे लाइन भी नहीं लिखेंगे, एक वर्ड फेंकेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 2-3 चीजें बोलूंगा, सर कंप्रेशन टेंसाइल, फिर तीसरा कमेंट डालेगा सर स्ट्रेस का नेचर बता दो, फिर चौथा कमेंट डालेगा सर ये तो उल्टा होता है, फिर मैंने बताया भैया यहाँ पे तो है ही नहीं, फिर लास्ट में बोला सर मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ। कितना आ रहा है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ बताना। 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴, पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सटेंशन है। स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, म्यू ब्लॉक बी का है, हाँ बी ब्लॉक का निकाल रहे हैं सारा ये इक्वेशन बी ब्लॉक की तो लिखी हुई है। अच्छा ए ब्लॉक के अंदर आपने कैसे लिख दिया स्ट्रेस एक्स और वाई का, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे सवाल पूछ रहे हो।
अगर आपने इसको ए ब्लॉक में माना, ए ब्लॉक में सिग्मा वाई की वैल्यू कैसे डाल दी, जीरो नहीं लिखता यहाँ पे मैं, अगर ए ब्लॉक की बात कर रहा होता तो मैं, अगर मैं ए और सी ब्लॉक की बात कर रहा होता, जैसे मैंने सिग्मा जेड जीरो डाला है, क्या मैं सिग्मा वाई जीरो नहीं डालता क्या? सो -2.38 into 10 raised per -3, तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंप्रेशन है यहाँ पे। देन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, निकालो जेड डायरेक्शन में, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो सिंपल ही है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। सो 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 2.38 इंटू 10⁻⁻3, तीसरा भी आप बताओगे। 7.923 पॉजिटिव है, 7.923 इंटू 10⁻⁻⁴, 7.923 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉल्व कर लो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। नेगेटिव ही आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ब्लॉक बी का, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक बी इज डिक्रीजिंग। -1.057 इंटू 10⁻⁻3, तो नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग व्हाट? इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इसका वॉल्यूम कम होगा। डन, डन। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम।
आया किसी का? चलो देखो सवाल क्या है। अ स्टेप्ड वर्टिकल स्टील बार ABCD, तो ABCD स्टेप्ड बार है, 3 पोर्शन है इसके अंदर, पहले पोर्शन, दूसरे पोर्शन, तीसरे पोर्शन, तीनों की लंबाई क्या है? तीनों की लंबाई सेम है, 1-1 मीटर, पर क्रॉस सेक्शन एरिया सबका अलग अलग है। AB का है 20x20, और फिर BC का है 10x10, और फिर वापस CD का है 20x20 mm। तो एरिया सबका अलग अलग है। 5 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया डायरेक्टली एट D, तो D पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन का आपने लोड लगा रखा है, और 6 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रखा है लीवर के ऊपर। ये 2 लीवर है, सो 2 लीवर्स आर अटैच्ड टू दी स्टेप्ड बार एट B और C और C पे जो आपके स्टेप्ड बार है, यहाँ पे लीवर लगाइए और 6-6 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं यहाँ पे। फाइंड दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी पॉइंट की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आपको, एंड दी चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ द बार। ई दे रखा है, म्यू दे रखा है, कनेक्शन बिटवीन दी लीवर एंड दी बार एंड B एंड C आर हिंज्ड, तो B और C पे हिंज लगी हुई है। अब देखो B और C पे हिंज लगी हुई है, कैसे एनालाइज कर सकते हैं इसको? आपने 6 किलो न्यूटन का लोड लगाया है यहाँ पे, तो ये जो लीवर है, लीवर जो लगा हुआ है C पॉइंट पे हिंज से जुड़ा हुआ है, ये C पॉइंट पे जो फोर्स होगा उसको ट्रांसफर करेगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो जो मेरा बार है C पॉइंट पे, इस पे जो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी? आपने 6 किलो न्यूटन नीचे लोड लगाया, C पॉइंट के ऊपर जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बार की बात कर रहा हूं। अब मैं अगर बात करूं लीवर की, जितना फोर्स लीवर ने C पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, उतना ही फोर्स लीवर के ऊपर कहां लगेगा? उतना ही फोर्स लीवर के ऊपर कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो पहला काम तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर, क्या है ये हमारा डायमेंशंस, ये हमारी लीवर है, कोई लाल कलर से फोर्स वोर्स नहीं बना के दे रहा मैं आपको। हिंज है हमारे O पॉइंट पे, O पॉइंट पे बस इतना है कि थोड़ी एम्बिग्विटी नहीं हो, ये 0.4 मीटर दिखना चाहिए, और ये 0.2 मीटर। कितना लोड लगाया नीचे? 6 किलो न्यूटन का, और लीवर के ऊपर यही फोर्स कहाँ ट्रांसफर होगा? लीवर के ऊपर यही फोर्स ट्रांसफर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। निकाल सकते हैं FC की वैल्यू फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला जा सकता है? तो हम बोल सकते हैं नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट O इक्वल्स टू 0। तो मोमेंट अबाउट O 0 है, तो FC इंटू 0.4 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.2। इसका मतलब FC की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब FC की वैल्यू कितनी हो गई? आधी, 3 किलो न्यूटन। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वहां से कैलकुलेशन कर ली, जगह खा रहा है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको, डुप्लीकेट करके नीचे लेके आ गए। क्यों? अब इसी हिंज को बदल देता हूँ, इस हिंज को मैं बोल देता हूँ कितना, P, और यहाँ पर मैं फोर्स क्या बोल दूंगा? यहाँ पर हम फोर्स बोल देंगे B। सेम कहानी, तो ये फोर्स है B, और ये हिंज का नाम क्या हो जाएगा? P। हिंज का नाम हो गया P, 0.5 मीटर। ये दोनों बराबर हो गए, तो जब बराबर हो गए तो फोर्स कितना हो जाएगा B पे? बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे नेट मोमेंट अबाउट हिंज P 0, तो इसका मतलब FB इंटू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 मीटर। तो FB की वैल्यू कितनी हुई? FB की वैल्यू हुई हमारी 6 किलो न्यूटन। ये तो मैंने FB और FC निकाल लिया। अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, हमारे स्टेप्ड क्या है, नाम क्या रखा, बार, ये मेरा स्टील बार है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बार, बड़ा एरिया है, फिर छोटा एरिया है, लंबाई बराबर रखी हुई है, और फिर बड़ा एरिया है। अरे यार जगह ही खा गए तो पूरी। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो ऊपर शिफ्ट करो भाई इसको, थोड़ा जगह आए। ये हमारा स्टेप्ड बार है। इफ दिस इज द स्टेप बार, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो 5 किलो न्यूटन तो डायरेक्टली लगा रखा है आपने इसके टिप के ऊपर डी पॉइंट पे। फिर बी पे हमने और सी पे कैलकुलेट कर लिया। सी पे ये कैलकुलेट किया एफ सी, और एक आपने कैलकुलेट किया एफ बी। दिस यू हैव कैलकुलेटेड। सो दिस वाज 5 किलो न्यूटन, पॉइंट का नाम था डी, पॉइंट का नाम था सी। ये कितना निकाला था एफ सी आपने? एफ सी निकाला हुआ है 3 किलो न्यूटन, पॉइंट का नाम था बी। एफ बी कितना निकाला हुआ है? 6 किलो न्यूटन। ये हमारा पॉइंट है ए। ए रिएक्शन बना दो इसके ऊपर, रिएक्शन एट ए। वैसे तो डायरेक्टली निकाल सकते हो फोर्स बैलेंस की इक्वेशंस, बट ठीक है मेंशन कर दिया। सो इट इज बीइंग मेंशनड। तो लगाओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो है। इक्वेशन अप्लाई करी, किसी भी एक को पॉजिटिव ले लोगे अपोजिट नेगेटिव हो जाएगी। तो आर ए अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव है -6 -3 +5, दिस इज जीरो। कितना आ रहा है आर ए की वैल्यू? आर ए कम्स आउट टू बी हाउ मच? 4, 6 और 3 9, -9, तो ये आ गया 4 किलो न्यूटन। सो दिस इज अवर 4 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू 4 किलो न्यूटन निकल के आ गई। जब आर ए की वैल्यू 4 किलो न्यूटन निकल के आ गई फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ए बी सेगमेंट में क्या हो रही है? कंप्रेशन आ रही है, तो निकालो डेल्टा ए बी। आर ए कंप्रेसिव है ना, सो डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी कितना होगा? -आर ए लेंथ ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो वैल्यू पुट करी, ये है 4 किलो न्यूटन, लंबाई 1 मीटर ही थी, और किलो न्यूटन को बदल दिया न्यूटन में, और एरिया है हमारा कितना इसका? 20 बाय 20 mm², 20 बाय 20 mm², और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ऊपर भी न्यूटन न्यूटन, mm² विद माइनस साइन। कैलकुलेट करो। ए बी में तो हमारा कंप्रेशन निकल के आया है कितना? -0.05 mm। आंसर तो मीटर में आना चाहिए था, mm² कैंसल आउट कर दिया, ऊपर मीटर है, खुद ही mm में निकाल के दिए हो, यानी 10⁻³ और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। अगर mm में बता रहे हो इसका मतलब 10⁻³ से और मल्टीप्लाई किया हुआ है ये। क्लियर है? डेल्टा ए बी सेगमेंट में कोई सा पॉइंट रिपीट कर लो। तो ए बी सेगमेंट तो हमारा खत्म हुआ, ए बी सेगमेंट तो हमारा खत्म हुआ। अब अगर आ गया बीसी सेगमेंट के अंदर, बीसी सेगमेंट के अंदर 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कंप्रेसिव लोड है 6, ये आ गया। इसका मतलब बीसी सेगमेंट में क्या हो रही है? एक्सटेंशन। भैया नेट लोड बी पॉइंट पे कितना है? फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना बताया, इसको भी तोड़ तोड़ के अगर बोलोगे तो बना के दे दूंगा। इसको भी भैया तोड़ तोड़ के बना के दे लो, तो बोलोगे सर ये कैसे आया, जगह तो वैसे ही खत्म हो गई ये वाली। ये हमारा था ए बी सेगमेंट, तो ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ये 4 किलो न्यूटन था, ये 4 किलो न्यूटन था। पर बी पे देखो नेट लोडिंग कितनी है? बी पे मेरी नेट लोडिंग कितनी है? 6 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? बीसी रीजन में बीसी रीजन से निकल के 2 किलो न्यूटन का लोड और आना चाहिए यहाँ पे। तो अब अगले सेगमेंट में चलेगा बीसी के अंदर, अगले पेज पे जाओ। तो जब बीसी सेगमेंट में आओगे, एरिया इसका छोटा है, ये बी है, ये सी है, तो बी है और सी है, तो इसका मतलब 2 किलो न्यूटन का लोड ये बी है, ये टेंसाइल है 2 किलो न्यूटन। तो जब दोनों को सुपर इम्पोज करूंगा, इफ आई सुपर इम्पोज, बी पे नेट लोडिंग कितनी आ जाएगी? 6 किलो न्यूटन की आ जाएगी, जो आपको उस वाले डायग्राम में दिखा लगी। तो बीसी रीजन में क्या है? एक्सटेंशन है, तो डेल्टा बी सी इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा बी सी इज इक्वल टू, नाम भी नहीं है फोर्स का तो यहाँ पे कुछ, तो भैया 2 किलो न्यूटन ही चलाएंगे हम।
तो 2 किलो न्यूटन कन्वर्ट किया न्यूटन के अंदर, लंबाई 1 मीटर कन्वर्ट की एमएम के अंदर, एरिया कितना है भैया इसका एरिया? इसका एरिया है 10 mm by 10 mm, सो 10 mm by 10 mm, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ ये एक्सटेंशन है हमारी एमएम में। दिस विल एक्सटेंड, कैलकुलेट क्या एक्सटेंशन आ रही है। पॉइंट 1 mm, 0.1 mm, तो ये हमारा बीसी हो गया। अब सी पॉइंट पे नेट लोडिंग कितनी है? 3 किलो न्यूटन। नेट लोडिंग 3 किलो न्यूटन की है सीडी की। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बगल में बना रहा हूँ। तो या तो नेट लोडिंग सी पे निकाल लो, या यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे थे नीचे, तो 2 किलो न्यूटन तो नीचे आ रहा है और नेट 3 ऊपर है, तो मतलब ऊपर कितना लगना चाहिए? 5 किलो न्यूटन। तो ये हमारी 5 किलो न्यूटन है, ये भी क्या एक्सटेंशन ही तो है। तो डेल्टा सी डी 5 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, लंबाई 1 मीटर कन्वर्टेड इनटू एमएम, डिवाइड बाय एरिया। इसका एरिया 20 बाय 20 है, इसका एरिया है 20 बाय 20, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, पूरा स्टील ही है। ये आपको एक्सटेंशन मिल गई सेगमेंट सीडी की। सर बी पॉइंट पे बी पॉइंट पे लोड 2 किलो न्यूटन, बी पॉइंट पे लोड 2 किलो न्यूटन। भैया बी पे नेट लोडिंग 6 किलो न्यूटन की है, 4 किलो न्यूटन आपको दिखा दिया, यहाँ पे दिखा तो रखा है 4 किलो न्यूटन। तो बचा हुआ कितना रहा? 2 किलो न्यूटन। तो जब मैं इन दो तीनों सेगमेंट को सुपर इम्पोज करूंगा, ए बी के नीचे जब बीसी लगाऊंगा तो 4 ये है, 2 ये दिखा दिया, 4 और 2 6 हो गया, ये रहा 6 किलो न्यूटन। वही पीछे पढ़ा करो, सारी चीजें बता रही। पहला केस ही बताया था स्टेप्ड बार का, 10 केस कराए डिफॉर्मेशन के, उसका पहला केस ये था स्टेप्ड बार। सो डिफॉर्मेशन आ गई सीडी की कितनी? 0.0625, 0.0625, 625 mm। पूछा गया सवाल में, अगले ने सवाल में पूछा है इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, डी की डिस्प्लेसमेंट ए बी बी सी सी डी तीनों को जोड़ दो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी, सो डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी, सो डेल्टा सी डी। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालो भैया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? ये कितना था? -0.05 mm, -0.05 mm प्लस 0.1 mm प्लस 0.0625, 0.1125, सो 0.1125 mm। तो पहला पार्ट सवाल का, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर क्या बोल रहा है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार। तो ए बी सी डी जो हमारा बार है, इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज मांग रहा है। तो वॉल्यूम के अंदर अब स्टेप्ड बार है, स्टेप्ड बार है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब तीनों कंपोनेंट के वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा चेंज। मतलब सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार बी पार्ट है ना, सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार, सो विल से चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट ए बी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट बी सी प्लस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट सी डी। तो 3 सेगमेंट है, तीनों के अंदर वॉल्यूम चेंज निकाल लो, तीनों के अंदर वॉल्यूम चेंज निकालना है। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होगा भैया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए होगी हमारी को, देखते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
के लिए स्ट्रेस दिया हुआ है आपको, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का पीछे एक्सप्रेशन बता रखा है आपको, डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा मैं. सो डेल्टा वी ए बी, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड? डेल्टा वी ए बी दिस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ए बी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? शुड बी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम. तो जो वॉल्यूम है बाहर का, तो वॉल्यूम ऑफ बार का. अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो कहाँ गई मेरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेशन डाल रखा होगा. ये लो, या तो बेसिक तरीके से कर लो या ये एक्सप्रेशन निकाल रखी है हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की. दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 - 2 म्यू. आई कैन डायरेक्टली यूज एक्सप्रेशन. ये देखो, इसी एक्सप्रेशन को उठाया, कंट्रोल सी लेके गए पीछे. नहीं तो आप एक्स वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल के जोड़ सकते हो, वो भी एक तरीका है. और क्योंकि सवाल पहले ही बहुत लंबा है इसलिए मैं और ज्यादा नहीं खींचना चाहता इसे, इसलिए यहीं पे डायरेक्टली खत्म कर रहा हूँ इसे. सो कंट्रोल वी, सो कंट्रोल वी, ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई. और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ द बार. वॉल्यूम ऑफ द बार कौन सा? ए बी. सो वॉल्यूम ऑफ द बार ए बी. अच्छा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? पहला वाला सेगमेंट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी दोनों सेगमेंट आप सॉल्व करोगे. सिग्मा एक्स की वैल्यू ए बी के लिए 0. बहुत बढ़िया. सिग्मा वाई की वैल्यू, ए बी सेगमेंट ये रहा, सिग्मा वाई की वैल्यू 4 किलो न्यूटन. अरे वो तो लोड है भाई, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस. सिग्मा मतलब स्ट्रेस, सो लोड डिवाइड बाय एरिया. सो लोड डिवाइड बाय एरिया, -4 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन डिवाइड बाय एरिया 20/20 न्यूटन पर mm². क्लियर है? सिग्मा जेड कितना है? 0. तो सिग्मा जेड 0 हुआ, सिग्मा जेड 0 हुआ. ये था हमारा ब्रैकेट में, ये था हमारा ब्रैकेट में, डिवाइड किया ई से. तो डिवाइड किया ई से, 2 × 10⁵ इंटू 1 - 2 म्यू. म्यू आपको दे रखी है सवाल में, कहाँ है भैया म्यू? म्यू है 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, ब्रैकेट हुआ बंद. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बार ए बी के साथ. सो वॉल्यूम ऑफ बार ए बी कितना आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ बार ए बी, वॉल्यूम ऑफ बार ए बी 1 मीटर कन्वर्टेड इंटू mm इंटू 20/20. निकालो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बार ए बी. तो पहला पार्ट है विद वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करके दिया है. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट क्या आ रहा है? तीसरा पार्ट भी है क्या कोई? नहीं, तीसरा पार्ट नहीं है. सॉल्व करो इसे, कितनी वैल्यू आ रही है? -10 mm³ -10 mm³. सिमिलरली change in volume of bar BC and change in volume of bar CD, ये दोनों कंपोनेंट निकाल के बताइए. बस क्या चेंज हो जाएगा? सिग्मा वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी इनके अंदर, और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाएगी. वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, निकाल के बताओ. माइनस साइन है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है.
5 mm³ पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, तो 5 mm³ पॉजिटिव. चेंज इन वॉल्यूम ऑफ CD? 12.5. इसी पेज पे खत्म कर दिया इसको. कितना आ रहा है? 12.5 mm³. ये भी पॉजिटिव है, यानी वॉल्यूम बढ़ा. तो हमारे पूरे बार के वॉल्यूम में क्या चेंज आया? पूरे बार के वॉल्यूम में चेंज आया -10 +5 -12.5 माइनस नहीं +12.5 17.5 7.5 7.5 mm³ वॉल्यूम बढ़ गया. वैल्यू एक बार चेक कर लेना. क्रॉस चेक दी वैल्यूज, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट. डन. शेयर स्ट्रेन ये तो पढ़ा ही नहीं अभी तक. क्या है ये? प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन. क्या क्या चीज बतानी है इसके अंदर? कुछ नहीं बताना. डन. नोट कर लिया. नोट कर लिया है. नोट कर लिया. अब तो फिर शेयर स्ट्रेन ही बचा हुआ है, बाकी तो हो गया. ठीक है, फिर कल करते हैं उसको. शेयर स्ट्रेन कल करके या चैप्टर खत्म कर देंगे. वील फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. चलिए, थैंक यू एवरीवन.